उसके तुरंत बाद आपको वो पहला लॉगिन आईडी अगर आपके पास में नहीं है, जो बार बार मुझसे पूछा जा रहा है कि मेरा भूल गया, मैं खोल नहीं पा रहा हूँ, या फिर मेरा आई कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो उस में आपको अपना रजिस्ट्रेशन फिर से करना है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल में। ठीक है, इग्नू इग्नू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल, ठीक है, या सिर्फ इग्नू स्टूडेंट पोर्टल पे आप इग्नू पे टाइप कर लीजिए गूगल पे, वहां से आप डायरेक्ट वहां जाएंगे तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसमें आपको आपका ईमेल आईडी और आपका इनरोलमेंट नंबर होना जरूरी है। आप वहां जाएंगे तो आपकी सारी वो समस्याएं जो डाउनलोड नहीं हो रही है या फिर आपका जो स्टेटस आपको जानना है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको वहीं से मिलेगी। तो सबसे पहला चीज कहाँ है, आपको दूसरा स्टेप क्या था कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन वहां कर लेना है। उसके बाद आपको अपना ignu.ac.in जो हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे ही आप खोलेंगे, जहां से आपका एडमिशन भी हुआ है, जहां आपके लिंक थे एडमिशन के, आप उसी इस पे जाएंगे होम पेज पे। वहां जाने के बाद आप अपना स्टूडेंट सपोर्ट में जाके रजिस्ट्रेशन डिटेल निकालेंगे। एडमिशन रजिस्ट्रेशन डिटेल जैसे ही निकालते हैं आप, उसमें आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन डाला होता है, जैसे कि आपका नाम क्या है, आपके प्रोग्राम क्या है, आपने जो इंफॉर्मेशन खुद से डालने हैं, आपके फादर का नेम होगा उसमें, आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, तो इन सारी इंफॉर्मेशन को आप एक बार वेरीफाई करेंगे कि कोई एरर तो नहीं है, क्योंकि ये सारे इंफॉर्मेशन आपके लास्ट में जो सर्टिफिकेट जो इशू किए जाएंगे उसी पे उसको अंकित कर दिया जाएगा। अगर आज के डेट में आपका नाम गलत है, स्पेलिंग मिस्टेक है, या फिर आपका वो जो एड्रेस है वो गलत है, या फादर्स नेम में कोई त्रुटि है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, एक ईमेल करना होगा रीजनल सेंटर पटना को। आप चाहे तो, चूंकि मैं इसी 500 में ही असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर हूँ, तो आप मुझे कॉपी कर सकते हैं। अदरवाइज ये काम रीजनल सेंटर की तरफ से होता है, तो आपको rcpatna@ignu.ac.in को ईमेल करके अपना वो करेक्शन करवा लेना है। ये पहला स्टेप है। दूसरा, आपको अपना आई कार्ड जो डाउनलोड करके रखे हैं उसकी आपको कलर प्रिंट आउट रखनी है। कभी भी उसको सिर्फ अपने मोबाइल में मत रखिए, उसका एक प्रिंट आउट रखिए, कलर्ड होना चाहिए, और थोड़ा बहुत थिक पेपर या ग्लेज्ड पेपर में निकाल के रखिए, और वो पोस्ट कार्ड साइज में होना चाहिए, ना कि वो ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड के सेट में होना चाहिए। वो छोटा छोटा लिखा हुआ होगा, वो आप दिखाने के लिए या पॉकेट में रखने के लिए तो ठीक है, अदरवाइज आई कार्ड का जो शेप होता है वो इसमें होता है, पोस्ट कार्ड साइज में होता है, तो उसको उसी साइज में निकाल के रखिए तो बेहतर होगा। आपको एक फाइल बनानी है, जो भी इंफॉर्मेशन आप लेते हैं, आपकी हार्ड कॉपीज आती हैं आपके पास में, उसको उसमें कलेक्ट करके रखना है। यानी कोई रिसीविंग जो आपने असाइनमेंट जमा किया हो या कोई और कंप्लेन जमा किया हो, उसका आप अपने आवेदन की एक कॉपी उसमें संभाल कर रखेंगे, ताकि आपको कभी फ्यूचर में उसको दोबारा शो करने की जरूरत पड़ी तो आप वहां से निकाल लेंगे। ये होने के बाद आपको फिर अब जाना है कि अब हम पढ़ेंगे कैसे। आपको अभी तक ये पता चल गया होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल में कोई त्रुटि है नहीं है, आपने करेक्शन करा लिया, आई कार्ड भी रख लिया। उसके बाद जो ये सवाल आता है कि हम पढ़ेंगे कैसे, तो आपके प्रोग्राम को अच्छे से समझने के लिए आपके पास में स्टडी मटेरियल के साथ में एक प्रोग्राम गाइड दिया जाता है। उस प्रोग्राम गाइड को खोल के पहले पढ़ना है। अभी बहुत सारे बच्चों को प्रोग्राम गाइड या स्टडी मटेरियल के बारे में बहुत कुछ नहीं पता होगा। आगे अभी जब मैं अपना प्रेजेंटेशन दूंगी उसमें बताऊंगी कि सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल क्या है, वो कैसे मिलता है, आपको नहीं मिलने पे क्या करना है, आपको कैसे वो किताबें आपको पता चलेंगी कि कहाँ पे हैं। वो सारी चीजें अभी मैं धीरे धीरे बताऊंगी आपको। तो आप बस मुझे 2 मिनट देंगे तो मैं अपना प्रेजेंटेशन आपके सामने डालती हूँ। विनोद जी, आप अलाउ करिए प्रेजेंटेशन के लिए।
ये दिख रहा है प्रेजेंटेशन, स्लाइड शो कर रही हूँ। सबसे पहले आपको आपके प्रोग्राम का यानी एमसीए न्यू का जो एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आप सबको मालूम होना चाहिए, वो है आपका मिनिमम और मैक्सिमम ड्यूरेशन। एमसीए न्यू आपका प्रोग्राम कोड है, इसकी ड्यूरेशन जो है कंप्लीट करने की मिनिमम ड्यूरेशन 2 साल है। कम से कम 2 साल आपको पूरा करने के बाद ही आप अगर सक्सेसफुली इसको एग्जामिनेशन के थ्रू कंप्लीट करते हैं तो आपको ये एमसीए की डिग्री मिल जाएगी। लेकिन किसी कारणवश अगर आप नहीं पूरी कर पाते हैं तो आपको 2 साल का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, जिसके दौरान मतलब कंप्लीट 4 इयर्स में आप इसको आप पूरी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं सारे कोर्सेज को एग्जामिनेशन के थ्रू। अब आपका मीडियम इंस्ट्रक्शन आपने पहले ही सेलेक्ट कर लिया है, वो है इंग्लिश। इंग्लिश लिखने का ये मतलब होता है कि आपकी जो किताबें आएंगी वो इंग्लिश मीडियम में लिखी हुई होंगी, हिंदी माध्यम में यह उपलब्ध नहीं है। और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट, आपको अपने स्कूल के बारे में जानना चाहिए। जैसे ये डिस्टेंस मोड की यूनिवर्सिटी है, तो ये हम जो रीजनल सेंटर में बैठ के आपको ये प्रोग्राम के बारे में बता रहे हैं, पर किसी ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है, लिखा है, जो प्रोफेसर्स होते हैं वो किसी एक खास स्कूल में होते हैं, वहाँ आपकी किताबों को लिखा जाता है या सिलेबस आपकी तैयार होती है। हाँ जी मैम, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करने का रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर लीजिए उनको। वो 100 एंड अबव हो गया है, इसलिए ये पॉसिबल तो अभी नहीं है। फिर मैं ये वीडियो अगर ये रिकॉर्ड हो रही है तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूँ। अभी 96 ही हुआ है मैम। अभी तो नहीं हो सकता है ना प्लीज। हाँ मैम, वही सही ऑप्शन रहेगा मैम कि रिकॉर्ड करके आप ग्रुप में डाल दीजिए। उनको आप लिख दीजिए कि रिकॉर्डिंग आप कंटिन्यू कीजिए मैम, आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है ठीक है, बीच में आप नहीं रोकेंगे, ठीक है? ठीक है मैम, ठीक है। SOCIS जो है ना वो आपके स्कूल का नाम है। वहाँ एक एमसीए न्यू के जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर होंगे उनसे अगर आपको संपर्क करना होगा तो आपकी किताबों में नीचे में लिखा रहता है प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, उनका नाम और उनकी ईमेल आईडी। अगर आपको कोई सलाह देनी है या फिर आपको एकेडमिक सपोर्ट ऐसी नहीं मिल रही है या कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है जो कि हम नहीं कर पा रहे हैं या आपके काउंसलर नहीं कर पा रहे हैं, तो ही आपको उनसे संपर्क करना है। अदरवाइज बस एक इन्फॉर्मेशन है कि आपके स्कूल का क्या नाम है। SOCIS मतलब स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज। अब आप देखेंगे कि आपके प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है क्या। अब अगर ये 2 साल में पढ़ना है और ये सेमेस्टर वाइज है तो आपको 2 सेमेस्टर मतलब 1 साल में 2 सेमेस्टर आपके आएंगे, और उस दोनों के लिए आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना होगा, इस एडमिशन के तुरंत बाद 6 महीने बाद आपको असाइनमेंट लिख के जमा करना है और उसके बाद फिर आपको एग्जाम देना है। साथ ही आपको दूसरे सेमेस्टर में जाने के लिए आपका री रजिस्ट्रेशन होता है, मतलब दोबारा आपको नामांकन करानी पड़ती है। उसको हम लोग री रजिस्ट्रेशन यानी RR के नाम से जानते हैं, जो कि उसका लिंक फिर ऑनलाइन ही आपको मिलेगा और वो आपके ऑफिशियल वेबसाइट ignou.ac.in पे, जहाँ समर्थ पोर्टल पे ऊपर में बिल्कुल लिखा रहता है कि ये कौन से सेशन का RR है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फ्रेश एडमिशन की अलग लिंक होती है, RR की लिंक अलग होती है। उसको कंफर्म कर लेते हैं कि आपका सेशन क्या है। जैसे आपने अभी जुलाई सेशन के लिए एडमिशन लिया है तो आपका 6 मंथ कब पूरा होगा, दिसंबर में। और आपको दोबारा आपको सेकेंड सेमेस्टर में जाने के लिए आपको फिर से जब ये जनवरी सेशन के लिए लिंक आएगा RR का, उसमें आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो ये क्लियर है आपका। दोनों डिवीजन आप समझ लेंगे, 2 सेशन आता है, जनवरी टू जून और जुलाई टू दिसंबर। जुलाई वालों के लिए दिसंबर में एग्जाम होगा, जो जनवरी में अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उनको जून में अपना पेपर्स देना पड़ेगा। अब ये क्या है कि हर साल इग्नू 2 बार एग्जाम कंडक्ट कराती है, इसलिए ये पॉसिबल है कि आप 6 मंथ्स वाले जो आपके सेमेस्टर हैं उसको आप लगातार क्लियर करते हुए 2 साल के अंदर में आप अपनी डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। अब पूरे प्रोग्राम की अगर आप एक कंसोलिडेटेड आप देखेंगे कि कितने थ्योरी हैं, कितने प्रैक्टिकल हैं और कितने प्रोजेक्ट हैं, तो उसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया है कि आप अपने 4 सेमेस्टर जब आप पूरे करेंगे तो आपको 15 थ्योरी के कोर्सेज हैं। कोर्स कोड जो आपने अभी ऑप्ट किया होगा, एक प्रोग्राम के अंदर में ढेर सारे कोर्स कोड होते हैं, कोर्स के अंदर में फिर वो ब्लॉक्स और यूनिट्स में डिवाइड किए हुए होते हैं, जो आपको स्टडी मटेरियल जैसे आपके हाथ में आएगी आपको समझ में आ जाएगा।
फिर आप देखेंगे कि हर एक मतलब फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर तक आपको प्रैक्टिकल करने पड़ेंगे, और वो 2-2 कोर्सेज ऐसे होंगे हर सेमेस्टर में आपके जो प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं। वो प्रैक्टिकल कोर्सेज आपके पूरे सेशन के दौरान 6 होंगे, और लास्ट सेमेस्टर जो आपका 4th आएगा उसमें आपको एक प्रोजेक्ट बनाना होगा। जिस प्रोजेक्ट के लिए मैं अगर लगातार कंटिन्यू करती रही इस स्टडी सेंटर को, तो मैं प्रोजेक्ट के लिए अलग से एक मीटिंग रखूंगी, जिसमें आपको उस सेमेस्टर तक जब आप पहुंचेंगे 4th तक, तो एक फिर से मैं मीटिंग करूंगी जिसमें प्रोजेक्ट कैसे बनाना है और उससे रिलेटेड कोई भी जो इन्फॉर्मेशन होगी मैं उसको सेपरेटली दूंगी। अब आपके टोटल कितने हो गए? थ्योरी आपके 15 है, प्रैक्टिकल कोर्सेज 6 हैं और प्रोजेक्ट 1 है, तो टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज आपके हो गए 22, यानी 22 कोर्सेज हैं आपके। और साथ में मैंने लिखा है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट्स। क्रेडिट्स यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी हर एक कोर्स की अपनी क्रेडिट्स डिसाइड की हुई है यूनिवर्सिटी ने, और उस क्रेडिट का मतलब ये होता है कि एक क्रेडिट होता है 30 आवर्स के इक्विवेलेंट, यानी आपको एक क्रेडिट कोर्स को पूरा करने के लिए 30 घंटे उस पर खर्च करने हैं। यानी आपका स्टडी आवर्स या स्टडी का लोड कह लीजिए, वो है 30 घंटे का। तो जिस तरीके से जो कोर्स कोड आप देखते हैं, उस कोर्स कोड के ठीक सामने आप देखेंगे 2, 4, 6 इस टाइप से क्रेडिट्स लिखा होगा CR करके। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, वो स्लाइड मैम नीचे नहीं जा रहा मैम, सिर्फ एक ही हम लोग को दिख रहा है, तो थोड़ा मैम वो जो पीपीटी है मैम। सबके साथ ये प्रॉब्लम है? स्लाइड शेयर नहीं हो रहा है। यस मैम, प्रॉब्लम स्लाइड अभी तक फर्स्ट स्लाइड ही है सिर्फ। फर्स्ट वाला स्लाइड ही नहीं दिखा रहा है अभी तक। नहीं, मैम जो इंस्ट्रक्शन दे रही है ना, लग रहा है कि वो सेकंड वाला है, तो हम लोग को दिखाई नहीं दे अभी रही तक इंडक्शन प्रोग्राम दिख रहा है? हाँ यस मैम, दिख रहा है मैम, बस वही जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। अब देखा। जी जी यस मैम, सेकंड स्लाइड शो में नहीं दिख रहा था, ठीक है? तो अभी तक जितनी भी बातें मैंने की, आपको एक भी स्लाइड नहीं दिखा था? नहीं मैम, ड्यूरेशन वाली स्लाइड भी नहीं दिखी थी? इंडक्शन वाली कोई बात नहीं। अब बातें तो मैंने बता दी हैं आपको, बस एक नजर आप स्लाइड को देख लीजिए, बस यही सारी प्रोग्राम की डिटेल मैंने अभी बता दी है। और हम बात कर रहे थे हम लोग क्रेडिट्स की। जो 80 क्रेडिट्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपके टोटल प्रोग्राम की, मतलब 4 सेमेस्टर आपके पूरे होंगे तो आपके क्रेडिट्स पूरे होंगे 80। आपकी वो स्लाइड्स दिख रहे हैं आपके पास? यस मैम, ओके, यस मैम। अब आप ये देखेंगे, मैंने अभी बताया था कि 30 घंटे एक क्रेडिट के बराबर होता है हमारा। तो उस क्रेडिट के लिए आप ये चिंता न करें कि एक क्रेडिट के लिए आपको 30 घंटे तक किताबों को के साथ बैठना पड़ेगा और आप खुद अध्ययन करेंगे, तभी आपकी वो जो है रिक्वायरमेंट वो पूरी होगी। इसके लिए आपको क्या करना है ना, कि आपकी सेल्फ स्टडी प्लस आप जो असाइनमेंट लिखेंगे, जो स्टडी सेंटर में आएंगे, फिर काउंसलिंग क्लासेस मिलेंगी, वो सारी एक्टिविटीज मिलके वो 30 आवर्स होती है। यानी आपके उसमें डिवाइडेड है, आपको कितने घंटे सेल्फ स्टडी करनी है, कितनी देर की आपकी काउंसलिंग होगी, कितने घंटों की प्रैक्टिकल सेशंस के लिए आपको कितने घंटे देने पड़ेंगे, वो सारे आपके शेड्यूल में भी लिखा होता है, या टाइम टू टाइम आपको स्टडी सेंटर में भी बता दिया जाता है कि आपको इतना काउंसलिंग दिया जाएगा। यानी अपने आप वो माइनस हो जाएगा, काउंसलिंग, प्रैक्टिकल और असाइनमेंट के तीनों आवर्स जो है आपके, वो माइनस करके जो बचते हैं वो आप अपने सेल्फ स्टडी के लिए मान लेते हैं। अब ये बात आती है कि आप पढ़ेंगे क्या। तो सबसे पहली चीज जो आपको मिलती है वो है सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, यानी आपको जो किताब के फॉर्म में हम बुकलेट्स देते हैं, किताबों के फॉर्म में, ये टेक्स्ट बुक आप नहीं समझेंगे। जब भी हम स्टडी मटेरियल बोलते हैं, यानी वो सेल्फ इंस्ट्रक्शनल होता है, जिसको आप खुद पढ़ते हैं, लेकिन वो ऐसा होता है कि आपको लगता है कि उसमें कोई टीचर है जो आपसे बात कर रहा है। वो उसकी जो राइटिंग होती है और जिस तरीके से वो डेवलप किया जाता है, वो उसको हम टेक्स्ट बुक कभी नहीं कहते हैं। आप वो सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल के नाम से या SLM के नाम से उसको आप जानते हैं, सेल्फ लर्निंग मटेरियल या सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। ये इसलिए इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है कि वो उसमें जो टीचर इनबिल्ट उसमें दिखता है आपके सेंटेंसेस में, जो आपकी किताबों में लिखी मिलेगी,
उससे ऐसे लगेगा कि आपसे टीचर कोई बात करके पढ़ा रहा है, आपसे कभी सवाल पूछा जा रहा है या फिर आपको कोई एग्जाम्पल ऐसा दिया जा रहा है, तो वो आपके पढ़ने के लिए बहुत सुविधाजनक हो, इसलिए इस तरीके से डिजाइन किया गया है। इसके अलावा जो सेल्फ लर्निंग मटेरियल है वो आपके घर के पते पे जो आपने रजिस्ट्रेशन में डाला होगा उस एड्रेस पे आपको मिलनी शुरू हो जाती है। इसके आगे मैं बताऊंगी कि अगर वो सेल्फ लर्निंग मटेरियल आपने ऑप्ट नहीं किया होगा, अगर आप ऑनलाइन किताबों के लिए या डिजिटल मटेरियल के लिए आपने सेलेक्ट किया है तो आपके कुछ फी कंसेशन हुए होंगे, तो आपको कभी भी आपने हार्ड कॉपीज के लिए इंतजार नहीं करना है। आपको ई ज्ञान कोश पे जाके वहां से आप डाउनलोड करेंगे और सारी किताबों को या तो आप प्रिंट कर लें या फिर आप अपने लैपटॉप में कहीं भी जहाँ आप पढ़ते हैं आईपैड में उसको सेव करके रख लेंगे फोल्डर में। और जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे उसको अलग कर लीजिए और जो भी तरीका आप अपनाएंगे, अगर आप पढ़ना जानते हैं कि किस तरीके से आप अपने डिजिटल फॉर्म में पढ़ेंगे तो वो आपके लिए बेहतर होगा। अगर नहीं है तो आप फिर कहीं से सर्च करें कि किस तरीके से हम आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे पहले ऑप्ट कर लेते हैं, बाद में फिर वो कहते हैं कि मुझे हार्ड कॉपी चाहिए क्योंकि मैं उसमें पढ़ नहीं पा रहा हूँ। चूंकि आप एमसीए के स्टूडेंट हैं तो शायद आप ऐसा नहीं बोलेंगे, और अगर आपने ये ऑप्ट किया है तो आप ई ज्ञान कोर्स पे जाएंगे, वहां से हमारी स्टडी मटेरियल को डाउनलोड करेंगे अपने सेमेस्टर की। फर्स्ट सेमेस्टर के हैं तो आप फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ही जाएंगे और वहां जाके फिर अब सारी किताबों को इंक्लूडिंग प्रोग्राम गाइड आप उसको डाउनलोड करेंगे। इसके साथ ही आपको प्रैक्टिकल मैनुअल भी दिया जाता है, प्रैक्टिकल किस तरीके से करना है या प्रोजेक्ट किस तरीके से बनाना है, वो मैनुअल्स भी आप डाउनलोड करना नहीं भूलेंगे। अब दूसरी बात आती है, अगर आप किताब पढ़ेंगे तो किताब पढ़ने के साथ ही आपको बहुत सारे डाउट्स आएंगे, तो आपके पास में फिर उस समय टीचर नहीं होगा कि आपको बताएगा कि हाँ ऐसा नहीं ऐसा होता है, या फिर आपको डेली कॉलेज में जाके अटेंडेंस देना और लेक्चर अटेंड करना ये यहाँ पे नहीं होता है। उसके लिए भी यूनिवर्सिटी ने बहुत सारे ऐसे माध्यम या चैनल्स खोल रखे हैं जिसके थ्रू आपको टाइमली या हर समय ये सुविधा जो है ना, कभी भी जब आप अपने समय के अनुसार खोल के देखेंगे तो वो आपका कहीं ना कहीं सेव मिलता है वीडियोस के थ्रू, या फिर कहीं लाइव प्रोग्राम चल रहा होता है उसकी मैसेजेस भी हम वेबसाइट पे डालते हैं या फिर हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे जाता है, तो उसके थ्रू भी आप उनको अटेंड करके आप अपना ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट है कि ऑडियो वीडियो प्रोग्राम्स होता है जो ज्ञान दर्शन चैनल है हमारा, जिसपे इग्नू के वो सारे प्रोफेसर्स जो बहुत रिनाउंड हैं या हमारे स्कूल वाले जो एसओसीआईएस के प्रोफेसर्स हैं वो सब आके अपना लेक्चर देते हैं पर्टिकुलर एक टॉपिक पे, जिसमें ये काउंसलिंग नहीं होती है, वो बिल्कुल डिटेल में उसको बताते हैं। तो अगर आपको ये चाहिए कि आप उससे संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं जो हमारे काउंसलर यहाँ पे बताते हैं जिसमें आपके डाउट्स क्लियर की जाती है, तो आपको इन माध्यम का भी उपयोग करना चाहिए, जिसमें आप ज्ञान दर्शन चैनल पे जाएंगे और उसकी डिटेल की कब क्या होने वाला है उसकी भी हम शेड्यूल जो है वो वेबसाइट के अलावा सभी उस चैनल पे डालते हैं। वहाँ आप अगर रेगुलर विजिट करेंगे तो आपको वो शेड्यूल भी मिल जाएगा। उसके बाद ये आती है बात कि आपको कुछ ना कुछ सहायता ऐसी जरूर लेनी होती है जब फेस टू फेस जाके आप हमारे स्टडी सेंटर में आते हैं, और शेड्यूल के अकॉर्डिंग, ऐसे नहीं कि आप कभी भी आएंगे और यहाँ एकेडमिक काउंसलर मिल जाएंगे, तो उसमें आपको या तो ऑनलाइन काउंसलिंग या फिर फेस टू फेस काउंसलिंग आपको प्रोवाइड की जाती है, जिसमें वो काउंसलर भी तैयार होके आता है और स्टूडेंट खुद भी पढ़ के आते हैं। आज अगर कोई कोर्स कोड का कोई ब्लॉक 1 या 2 ब्लॉक डिस्कस होने हैं तो ये माना जाता है कि हमारे स्टूडेंट पहले से पढ़ के आए हैं और उनकी दिक्कतें जो आप पढ़ रहे हैं और पढ़ने के साथ जो डाउट्स आपके हुए थे उसको आपने नोट डाउन करके रखा है और उसी पे बेस्ड आप अपने सवाल पूछेंगे और उसको वो क्लियर करते हैं। पर जनरली ऐसा नहीं होता है, आप पढ़ के नहीं आते हैं तो जो हमारे काउंसलर होते हैं वो अपनी तरफ से जो बताना चाहते हैं वो बता के चले जाते हैं। आप कभी भी काउंसलिंग सेशन में जाएंगे तो पहले आप शेड्यूल में देखेंगे कि क्या डिस्कस होने वाला है, कौन सा ब्लॉक आज हमारे काउंसलर डिस्कस करेंगे, उसको आप पहले से पढ़ के जाइए तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। उसके बाद आती है प्रैक्टिकल सेशंस की बात। ये तो थ्योरी की है, आप अगर थ्योरी में अटेंडेंस मस्ट नहीं होता है इसलिए हमारे स्टूडेंट नहीं आते हैं, लेकिन आना चाहिए क्योंकि आपका ये प्रोग्राम ऐसा है जो टेक्निकल है और इसके लिए आपको थ्योरी का नॉलेज होगा जिस पर बेस्ड आपको प्रैक्टिकल कराया जाएगा, तो वो जरूर अटेंड करना चाहिए। अब दूसरा जो कंपलसरी है वो है प्रैक्टिकल सेशन। अब जितने भी प्रैक्टिकल सेशन आपको दिए जाएंगे उसमें आपको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है, लैब में जाके आपको वो सारे प्रैक्टिकल सेशन
अटेंड करने पड़ेंगे। अगर कुछ 1-2 दिन नहीं आ पाते हैं तो उसकी एक लिमिट है कि आप 75% अटेंडेंस जरूर आप अटेंड करेंगे, उसके बाद ही आपको उसके लिए एग्जामिनेशन में आपको अलाउ किया जाएगा। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आप तब तक नहीं दे पाएंगे जब तक कि आपको 75% अटेंडेंस आप पूरी नहीं कर लेते हैं। तो ये प्रैक्टिकल कहाँ होगा? जो पहले जिस तरीके से ये प्रोग्राम किसी स्टडी सेंटर में एक्टिवेटेड होता था, तो ये रीजनल सेंटर के अंदर है और अभी कोई भी स्टडी सेंटर ऐसा नहीं है जहाँ पे लैब कोर्सेज के लिए लैब आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो वर्क सेंटर एक वर्ड है आपका जो ये नया है, और ये वर्क सेंटर जहाँ पे एक लैब है जहाँ पे कंप्यूटर लगा हुआ है, वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है कहाँ एस्टेब्लिश होगा, और वहाँ आपको भेजा जाएगा ग्रुप्स में, जहाँ एक कंप्यूटर पे 2 बच्चे बैठेंगे और तो उनको उस दिन का जो टास्क होगा उसको दोनों मिलके वो करेंगे। फिर उसके बाद वो आप अपने घर में उसकी प्रैक्टिस करते हैं। अब एक लाइब्रेरी ऐसी हमारी जो ई ज्ञान कोश से मैंने बोला कि आप डिजिटल इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये हमारा नेशनल रिपोजिटरी है। यानी पूरे देश में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनकी वो ई बुक्स जो होती हैं, ई कंटेंट है, वो वहाँ पे डिपॉजिट की गई है, जिसमें इग्नू की भी किताबें डाली गई हैं। तो आप इस लाइब्रेरी का प्रयोग भी कर सकते हैं। इग्नू के अलावा भी आपको जो कुछ भी चाहिए सर्च करिए, दूसरे जगह की किताबें भी देखिए, या फिर रेफरेंस के लिए जो टॉपिक है उसके लिए आप गूगल से भी कोई किताब डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो आपको सपोर्ट सर्विसेज दी जाती हैं वो है वेब बेस्ड एकेडमिक सपोर्ट। वो है आपको हमारा वेबसाइट जिस पे इंफॉर्मेशन डाला जाता है। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, फिर से स्लाइड चेंज नहीं हो रही मैम। स्लाइड फिर चेंज नहीं हो रहा है? नहीं मैम। अभी तो इंस्ट्रक्शनल सिस्टम में ही हूँ मैं। ओके मैम। यस मैम। मैम एक और क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन नंबर में आप नोट करके रखिए आपको क्या पूछना है, ठीक है? ओके मैम। अभी शायद आपकी तरफ से होगा कोई दिक्कत, तो उसको आप देख लीजिए। वेब बेस्ड एकेडमिक सपोर्ट में आपको असाइनमेंट्स डाउनलोड करने के लिए हमारे वेबसाइट पे जो हमारा इग्नू का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ के डाउनलोड्स में जाके आपको असाइनमेंट्स डाउनलोड करने हैं, जिसका आपको हर कोर्स कोड के लिए अलग अलग क्वेश्चन डाला हुआ है, जिसको आप डाउनलोड करके निकालते हैं। और पढ़ाई पूरी करने के बाद थ्योरी आप जब पढ़ लेते हैं तो उन क्वेश्चंस के आप रिस्पॉन्स बनाते हैं, जो मैं अगले स्लाइड में असाइनमेंट के लिए क्या क्या करना पड़ता है वो मैं डिस्कस करूंगी। दूसरा, आपने अभी अब आपको बताया था कि ज्ञान दर्शन चैनल है। इसके अलावा टेली कॉन्फ्रेंसिंग सेशन भी होता है, जिसमें एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं। अगर आपको वो शेड्यूल मालूम है और आपको वो नंबर दे दिया जाता है, उस नंबर पे आप कॉल करके भी अपने सवाल कर सकते हैं। स्वयं प्रभा और डीटीएच ये चैनल 19 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ हमेशा लाइव जो क्लासेस होती हैं उसकी यूट्यूब बना के हम ईएमपीसी के माध्यम से उसको आर्चिव में डाल के रखते हैं। उन वीडियोस को आप कभी भी देख सकते हैं। अगर आप उस समय लाइव नहीं देख पाते हैं तो आप वहां जाके ईएमपीसी के उसमें भी अकाउंट में अगर आप जाते हैं तो वहां पे आपको ये आर्चिव वीडियो भी दिखाए जाते हैं। अभी तो आपको बहुत सारी चीजें नहीं लग रही होंगी, पर धीरे धीरे जब आप सर्च करेंगे और खोजेंगे, अगर कोई दिक्कत होगी आप ग्रुप में लिखिएगा, फिर मैं बता दूंगी कि किस तरीके से जाना है। और आगे के स्लाइड्स में मैंने इसके लिंक्स भी डाल रखे हैं, आप उसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। स्लाइड चेंज हुआ? यस मैम, हो गया। यस मैम। ये सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो है वो हमारा प्राइमरी सोर्स है, यानी आपको कोई नहीं भी बताने वाला है, फिर भी आपके पास अगर ये मटेरियल है तो आप उसकी थ्योरी पार्ट जो है ना बिल्कुल कंप्लीट कर सकते हैं, जो हमेशा स्टूडेंट को सप्लाई किया जाता है एमपीडीडी से। एमपीडीडी हमारे इग्नू मुख्यालय में है, हेडक्वार्टर्स में, वो जहाँ पे मटेरियल प्रोडक्शन डिवीजन इसका नाम है टोटल पूरा। और यहाँ जो किताबें आपके पास में एड्रेस में जाती हैं वो ब्लॉक्स के फॉर्म में होती हैं, यानी बुकलेट्स के फॉर्म में होती हैं, और उसको फिर बाद में हम आप जब देखेंगे कि एक ब्लॉक है उसके अंदर में जो लिखी हुई चीजें हैं, कंटेंट को यूनिट्स में डिवाइड करके लिखा गया है, जिसका अब मैंने लिंक की जो बात की थी, अभी ये सारे हमारे लिंक्स हैं। जो लिंक ई ज्ञान कोश की लिंक है, मटेरियल में डायरेक्ट अगर आपको जाना है तो आप इस लिंक पे जो आपको सेकंड वाला दिख रहा है उस लिंक में जाएंगे, और यूट्यूब वीडियो जो है, जो आर्चिव वीडियो की मैंने बात की थी, वो ई ज्ञान कोश पे भी डाली हुई है। आप चाहें तो डायरेक्ट आप वहां जाएंगे, थ्योरी पढ़िए। आप अगर कॉन्टैक्ट प्रोग्राम आपको नहीं मिल पा रहा है या आप खुद अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो आप इन वीडियोस के सहारे भी अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं बहुत अच्छे से।
क्योंकि ये वीडियो इनकी क्वालिटी जो है ना वो बहुत अच्छी होती है, टीचर्स भी बहुत अच्छे होते हैं और बहुत क्लैरिटी होती है कॉन्सेप्ट में। ये स्वयं प्रभा जो लास्ट वाला चैनल था उसका ये डिटेल है, आप चाहें तो इसको आप जरूर स्क्रीनशॉट ले लें। ये चैनल एक ऐसा है जहाँ पे आपको लाइव हमेशा ही कोई प्रोग्राम चलता रहता है। अभी इस प्रोग्राम में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसकी डिटेल्स जो है ना वो हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट जो हमारे आरसी पटना का है या फिर जो मेन वेबसाइट है उसका इग्नू का, वहां भी जाके आप सब जगह फॉलोअर बन सकते हैं। आप ट्विटर हैंडल पे या इंस्टाग्राम पे, वो इग्नू की मुख्य जो मुख्यालय की है वो अलग है और रीजनल सेंटर की अलग है, और मैंने एलएससी की भी बनाई है जिस पर मैं जो छोटे छोटे शेड्यूल या छोटे इन्फॉर्मेशन होंगे वो भी मैं शेयर करती रहूंगी। वो सारे लिंक मैं आपके ग्रुप में दूंगी जिसको आप सिर्फ क्लिक करेंगे और उसके फॉलोअर बन सकते हैं। तो उसका डिटेल तो मैं वहां पे दे दूंगी, पर ये सारे जो स्वयं प्रभा होम पेज पे जाने के लिए आपको जो लिंक दिया गया है उसमें आप जा सकते हैं और वहां पे क्लिक करके आप उन सारी जगहों को सर्च करिए कि आपको वो वीडियोस आपके प्रोग्राम की कहाँ मिलेगी, क्योंकि वो सारे सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती है। जैसे आपको सेकंड में दिख रहा होगा प्रोफेशनल एंड वोकेशनल एजुकेशन चैनल 19, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सारे आपके प्रोग्राम से रिलेटेड वीडियोस आप इनके माध्यम से ही, इस लिंक के माध्यम से ही वहां तक आप पहुंच सकते हैं। आर्चिव वीडियो में सारे वीडियो होते हैं, इसमें आपको सर्च करना पड़ता है क्लिक करके कि आपके लिए ये इग्नू के जो एमसीए प्रोग्राम है उसके लिए है या किसी और प्रोग्राम के लिए। ई ज्ञान कोर्स के बारे में मैंने बताया था, ये कंटेंट ऐप है एक ये ऐप के थ्रू भी स्टूडेंट्स जो है वो डाउनलोड करके अपनी किताबों को पढ़ते हैं। उसका एक लिंक है, इस लिंक के थ्रू भी आप किताब अपनी देख सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये काउंसलिंग क्या है, जैसे अभी तक आपने लेक्चर क्लास की बातें सुनी होंगी कि क्लास में टीचर आते हैं और फेस टू फेस स्टूडेंट जो है उनको सारी बातें जो उनके सिलेबस में है उसको वो पूरी तरीके से बताते हैं। और काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्कुल अलग है, ये कॉन्टैक्ट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। यानी टीचर और स्टूडेंट के बीच में बहुत कम ऐसा टाइम मिलता है जब आप दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, यानी फिजिकली दोनों कभी भी नहीं मिल पाते हैं। शायद हो सकता है आप ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू हम एक दूसरे से बात कर लेते हैं, पर जब कॉन्टैक्ट प्रोग्राम होता है वहां पे आप एक दूसरे से मिलके अपनी बात को रखते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर करते हैं, तब वो सेशन कॉन्टैक्ट प्रोग्राम या काउंसलिंग सेशन कहा जाता है। तो अभी तक जितनी बातें मैंने काउंसलिंग के बारे में बताई थी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जब पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई के दौरान जो डाउट्स आपके आते हैं उस सिर्फ एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके डाउट्स हैं वो आप काउंसलर के थ्रू ही उसको दूर कर पाएंगे। तो ये कॉन्टैक्ट प्रोग्राम होता है। दूसरा कि इसका पर्पस क्या है, आप जब इस काउंसलिंग सेशन में जाते हैं तो ना सिर्फ अपनी डाउट्स क्लियर करते हैं बल्कि आपके बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन भी आपको मिलते हैं जो आपके असाइनमेंट से रिलेटेड होते हैं, या क्वेश्चन का डिस्कशन होता है कि इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखना चाहिए, असाइनमेंट कैसे लिखना है। ये सेशंस को अटेंड करने से हमेशा आपको फायदा होता है, साथ में आपका एक ग्रुप बनता है। आप सारे स्टूडेंट को जैसे मैंने अभी जोड़ा है तो सभी आप एक दूसरे से भी बात कर पा रहे हैं, एक दूसरे को सलाह दे रहे हैं। तो ये जो है ना ग्रुपिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे डिस्टेंस एजुकेशन में बहुत अमूमन ये नहीं होती है कि सभी एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं। ये काम सिर्फ मैंने इसलिए किया है कि आप चूंकि टेक्निकल कोर्स में एडमिशन लिए हैं और आपको बहुत सारी समस्याएं आएंगी, तो आप सब एक दूसरे से डिस्कस भी कर सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं, या फिर आप सजेशन के थ्रू आप बता सकते हैं कि आप ऐसा करो तो ये काम बहुत कम समय में हो सकता है। इसलिए मैंने ये पेन लिया है कि मैं आपके पूरे सवालों को पढ़ती हूँ, देखती हूँ। मेरे बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जिसको हर ग्रुप को मैं थोड़ा थोड़ा समय देती हूँ, तो आप लोग इस तरीके से पीयर बना सकते हैं। क्योंकि ये फेस टू फेस अभी नहीं आप नहीं हुए हैं, तो ऑनलाइन के माध्यम से जो कुछ भी हो सकता है पॉसिबल वो मैं कर रही हूँ अभी। अब आप देखेंगे कि सब्जेक्ट बेस्ड जितनी डिफिकल्टीज है और असाइनमेंट के से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो आपके काउंसलिंग क्लासेस में सॉल्व कर दी जाएंगी। उसके बाद जो है ना आपके प्रैक्टिकल सेशंस होंगे। जब काउंसलिंग पूरी हो जाती है उसके बाद आपके जो सेशंस होते हैं वो प्रैक्टिकल के लिए होते हैं, जो मैंने बताया था कि 75% अटेंडेंस बहुत जरूरी है, और एक कंप्यूटर आप 2 बच्चों के लिए अलॉट किया जाता है। वो लैब में वो सारे सॉफ्टवेयर डाले होते हैं जो आपके प्रैक्टिकल के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, और वो जहाँ पे है उसमें एक आपको मेंटर भी मिलेगा
तरीके, उसको बोलते हैं MRO मशीन जो है ना, वो उसको ऑपरेट करना सिखाएगा कि इसको किस तरीके से आप ऑपरेट करते हैं। और एक सुपरवाइजर भी साथ में होंगे जो टाइम टू टाइम आपकी दिक्कतों के लिए वहां पे खड़े होते हैं, जो आपको हेल्प करेंगे। प्रैक्टिकल सेशंस को अटेंड करने के बाद आपको, जब तक आप ये नहीं करेंगे, आपको मैंने पहले बता दिया है कि अटेंडेंस पूरी होगी तभी आप लैब जो है ना उसके एग्जामिनेशन में आप बैठ सकते हैं। अब वो सारे कोर्स कोड जिसमें आपके कोर्स कोड के साथ में एल लिखा हुआ होगा, लास्ट में एल, वो लैब को डिनोट करता है। तो थ्योरी के पेपर्स में कभी भी एल नहीं होगा, पर आपके लैब कोर्सेज जो है आप देखेंगे लास्ट में जो होगा 16-17 करके 216 या 217, उसमें एल लिखा होगा, तो वो आपके लैब कोर्सेज है। आपको एक रिकॉर्ड बनानी पड़ती है। हर दिन जो आप प्रैक्टिकल करते हैं उसके रिकॉर्ड्स को आप अपने सुपरवाइजर से साइन कराएंगे, तभी वो वैलिड मानी जाएगी। यानी आप कॉपी नहीं कर सकते हैं। आपके जो सुपरवाइजर हैं, जो आपको सिखाया है उसके बारे में जो आपको लिखने के लिए दिया जाएगा, वो नोटबुक तैयार की जाती है, जो अभी तक कोरोना की वजह से अभी ऑनलाइन ही सब कुछ हो रही है, तो ये जो पार्ट है ना वो अभी मिसिंग है। हो सकता है आपके साथ ये ना हो, अभी सभी सारी चीजें नॉर्मल होती जा रही हैं, तो आप वर्क सेंटर पे आप भेजे जाएंगे और आप वहाँ लैब में जाके काम करेंगे। इसलिए ये जानना जरूरी है कि आपको लैब रिकॉर्ड जो है ना हर एक कोर्स कोड के लिए, हर लैब कोर्स के लिए अलग अलग बनानी है। जैसे आप पहले भी देखे होंगे, प्रैक्टिकल के लिए एक अलग से नोटबुक आती है, उस नोटबुक में हर प्रैक्टिकल को लिखा जाता है। वैसे ही ये रिकॉर्ड मेंटेन किए जाएंगे और स्ट्रिक्टली आपको अपने जो जितने भी लैब सेशंस हैं उसके जो लैब मैनुअल में जो गाइडलाइन दिए गए हैं उस कोर्स से रिलेटेड, वो सारे फॉलो करके और उसको 75% अटेंडेंस के थ्रू उसको कंप्लीट करेंगे। टोटल आपके ये प्रोग्राम जितने भी हैं उसमें मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे कि कितने क्रेडिट्स के हैं। जैसे आपको ये प्रैक्टिकल सेशन के लिए मैंने बोला था 216 और 217 आपके फर्स्ट सेमेस्टर के लैब कोर्सेज हैं। इसके लिए आपको 20-20 सेशन दिए जाएंगे। ये एक सेशन जो है 3 घंटे का होता है। अब आपके शेड्यूल में टाइम टेबल में उसमें लिखा रहता है, उसके अकॉर्डिंग ही आप उसमें जाके वहाँ उस सेशन पे आप जाके अपने प्रैक्टिकल्स करते हैं। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अभी ये 2 कोर्स कोड हैं आपके, जिसमें आपको प्रैक्टिकल सेशंस दिए जाएंगे। ये प्रैक्टिकल कहाँ होंगे मैम? आपको 10 मिनट जो मिलेगा ना उसमें आपसे मेरी बात होगी तब मैं बताऊंगी। अभी पहले आप इसको सुन लीजिए। सेकेंड सेमेस्टर के लिए भी इसी तरीके से 2 कोर्स कोड है और थर्ड सेमेस्टर के लिए भी 2 कोर्स कोड है। यानी आपको दोनों 3 सेशन में 2-2 करके आपको लैब कोर्सेज दिए गए हैं और ये सभी के 20-20 सेशंस जो है वो यहाँ पे प्रेस्क्राइब्ड हैं। अब ये कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये इंस्टीट्यूशन का मामला है, ये आपको रिपोर्ट किया जाएगा या आपको मैसेज के थ्रू बताया जाएगा। और फोर्थ सेमेस्टर जब आपका आएगा तो उसमें कोई लैब कोर्स नहीं है, उसमें एक बहुत बड़ा सा मतलब 12 क्रेडिट का ये प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को सिर्फ बनाएंगे, आपके प्रैक्टिकल सेशंस पूरे हो चुके होंगे, थ्योरी के अलावा आपको उसमें प्रोजेक्ट बनाना होगा, जिसका आप प्रोजेक्ट बना के और रीजनल सेंटर में जमा करते हैं, उसका इवैल्यूएशन होता है, फिर उस प्रोजेक्ट की वाइवा वोसेस मतलब जो आपने बनाया है प्रोजेक्ट उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए जाएंगे और उसके आधार पे आपके पूरे प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन होगा और उसके मार्क्स एंटर कर दिए जाएंगे। तो ये सारे जितने थे आपके थ्योरी, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट मैंने शॉर्ट में आपको बताया है और आपके जो काउंसलर होंगे वो इसको डिटेल में बताएंगे कि आपको आगे क्या करना है। काउंसलिंग सेशंस जो थ्योरी की आपकी होंगी वो आप 2-2 घंटे की ऐसे प्रिस्क्राइब्ड होती हैं। अगर ऑनलाइन सेशन होंगे तो आपको वो शेड्यूल मैं शेयर करूंगी आपके ग्रुप में, एसएमएस में, वेबसाइट पे डालूंगी और सोशल मीडिया हर जगह ये चला जाएगा और पॉजिटिवली आपको उसमें जाके अटेंड करना चाहिए। वो जितने भी सेशंस आपको मिलते हैं उसके ये सिर्फ डिटेल है। ये डिटेल आपको मैंने शॉर्ट में इसलिए लिख दिया कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में कितनी थ्योरी और कितने आपके प्रैक्टिकल सेशंस है। फोर्थ में सिर्फ आपको वो 4 घंटे का सेशन प्रैक्टिकल नहीं है, तो आपको वो थ्योरी के अलावा 4 सेशन अलग से दिए जाएंगे जिसमें आपको सिर्फ प्रोजेक्ट के बारे में बताया जाएगा। टर्म एंड प्रैक्टिकल के एग्जामिनेशन के लिए जो भी गाइडलाइन यूनिवर्सिटी इशू करती है उसके अकॉर्डिंग आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होंगे, जिसमें अगर वो लैब में होते हैं तो वहां आपको जाके क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। उस क्वेश्चन में लिखा होता है कि आपको कौन सा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट करना है, किस तरीके से आप उसको करेंगे, आपकी ग्रुप बना दी जाती है, फिर उसमें जाके आप प्रैक्टिकल करते हैं, उसको लिखते भी हैं
और उसके साथ ही वहाँ पे एक एक्सपर्ट बैठे होते हैं एग्जामिनर, जो आपका वो वाइवा लेते हैं। और वाइवा के अलग मार्क्स होते हैं और आपके जो आप जो वर्क करते हैं उसका अलग मार्क होता है, और आप जो लिख के देते हैं उस तीनों को अलग अलग 40% मार्क्स आपके तीनों में आने चाहिए, तब जाके आपको वो पास मार्क्स माना जाएगा और आप पास करेंगे उस लैब कोर्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि सिर्फ कुछ करके नहीं, आपको हमेशा अच्छे मार्क्स लाने के लिए थोड़ा उसमें मेहनत करना पड़ेगा। और मात्र 25 नंबर का वो वाइवा होता है, इसलिए ज्यादा मार्क्स आपके इधर ही है, आपके डेमोन्स्ट्रेशन में या फिर आपके नोटबुक में जो आप प्रैक्टिकल नोटबुक तैयार करते हैं उस पे होता है, या फिर आप प्रैक्टिकल के लिए उस समय जो फिलहाल लिख के देते हैं उस सबके इवैल्यूएशन को मिला के टोटल आपके 40% होने चाहिए, और सेपरेटली भी सब में कम से कम 40% होने चाहिए। असाइनमेंट एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे पूरे इसके इवैल्यूएशन सिस्टम का, जो इग्नू फॉलो करती है। उसमें क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए मैंने बोला था, ये क्वेश्चन जो है ना वो डाउनलोड्स में जाके आप वेबसाइट से वो सारे कोर्स कोड जो आपको दिए गए हैं, वो सारे कोर्स कोड सेमेस्टर वाइज आप उसके अलग अलग क्वेश्चन उसमें डाले गए हैं। आप अपने सेशन के जो लेटेस्ट क्वेश्चन है, जिस सेशन में आपने एडमिशन लिया है उसके क्वेश्चन वहाँ पे जो दिख रहे हैं उसको डाउनलोड करते हैं, और सिर्फ अपने ही सेशन के क्वेश्चन को डाउनलोड करके आप उसके आंसर बनाने शुरू करेंगे। और उसके लिए सबसे पहले ये बात आती है कि आपको जो असाइनमेंट के क्वेश्चन होते हैं उसको कैसे बनाना है। ये सारी बातें आपको आपके काउंसलर बताते हैं, मैं बहुत रफली बता देती हूँ कि आपको एक A4 साइज पेपर पे आप लिखते हैं। अगर आप रूलिंग पेपर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है, नीट एंड क्लीन बनाना है और थीन पेपर नहीं लेना है, हमेशा अच्छी क्वालिटी के पेपर पे इस्तेमाल कीजिए। और वो इतनी चौड़ाई में कम से कम होनी चाहिए कि उसमें मार्जिन सही ढंग से छोड़ी जाए, क्योंकि आप जब असाइनमेंट लिखते हैं तो कुछ सही कुछ गलत बातें जो लिखते हैं उसमें काउंसलर नोट करते हैं आपको फिर इन्फॉर्म करने के लिए। ये पहले वापस भी मिल जाती थी, आजकल आप लोग ऑनलाइन जमा करते हैं और ले नहीं पाते हैं, लेकिन उसमें जो भी कमेंट्स लिखा होता है ना वो आपके लिए बहुत यूजफुल होता है। आपको कहाँ सुधार करने की जरूरत है, आपने क्या गलतियां की या फिर आपकी क्या अच्छाई है, वो सब उसमें जरूर कमेंट में लिखा होता है। तो इसलिए वो मार्जिन दोनों साइड में आपको छोड़ना है। उसके बाद हर एक क्वेश्चन के बीच में आपको 4-5 लाइन का गैप छोड़ना चाहिए। एक क्वेश्चन जहां एंड होता है उसके बाद में दूसरे क्वेश्चन को शुरू कीजिए। पहले क्वेश्चन को भी नोट किया है, फिर सेकंड क्वेश्चन को नोट करेंगे आप, उसके बाद ही इस तरीके से अगर लास्ट में बहुत 2-4 लाइन ही बचे हैं तो आप नए पेज में ही लिखना शुरू करिएगा, ताकि वो क्लियरली विजिबल हो हर एक क्वेश्चन आपके इवैल्यूएटर को या एग्जामिनर को, जिसके पास हम आपकी कॉपी भेजेंगे असाइनमेंट की इवैल्यूएशन के लिए। दूसरी बात कि आपको ये लगता है कि हम असाइनमेंट खरीद के ले आते हैं या फिर हम 2-4 लोग मिलके एक ही सेम आंसर लिखते हैं, तो आप असाइनमेंट में भी यूएफएम बुक हो सकते हैं। यानी आपको कॉपी करते समय अगर इवैल्यूएटर ने देखा कि एक सेम आंसर कई कॉपियों में है तो उन सारी कॉपीज को रिटर्न किया जा सकता है या फिर आपको उसमें 0 मार्क्स दे दिए जाएंगे। तो ये कभी नहीं करिएगा कि आप ग्रुप में बैठ के असाइनमेंट बनाएं या कहीं कोई और सोर्स है जहां से आप बनी बनाई ये असाइनमेंट लिख के और यहाँ रीजनल सेंटर में अगर आप जमा करेंगे तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपके असाइनमेंट जो है वो उसमें आप फेल कर दिए जाएंगे। असाइनमेंट बनने के बाद आपको जमा करना पड़ता है, वो कहाँ जमा करना है और कैसे जमा करना है उसके बारे में अभी थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊंगी। सबसे पहले आप जो क्वेश्चन डाउनलोड किए हैं या आपकी जो आई कार्ड है उसकी जेरॉक्स अपने पास रखेंगे, और हर एक कोर्स कोड के लिए सेपरेट आपके रिस्पॉन्सिव तैयार होते हैं और सेपरेटली उसको जमा करना होता है। तो सबसे पहले आप एक फॉर्मेट जो बना हुआ है आपके प्रोग्राम गाइड में भी होता है कि फर्स्ट पेज आप तैयार करेंगे जिसमें अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन डालेंगे। पर्सनल यानी आपका नाम, आपका प्रोग्राम, इनरोलमेंट नंबर, आपका LSC कोड और वो कोर्स कोड जिसको आप जमा कर रहे हैं वो कोर्स कोड क्लियरली मेंशन होना चाहिए। इसके साथ ही आप अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर लिखेंगे तो और भी अच्छा होगा कि अगर फ्यूचर में कुछ आपकी जो मिस्टेक आपने की है उसको अगर सही करवाने की जरूरत है तो आपको कॉल जा सकता है। आप ये पूरी तरीके से इसको कंफर्म कर लें कि आपने सब कुछ लिखा है और अच्छे से नीट एंड क्लीन, और आप उसको वेरीफाई कर लीजिए कि आप अपने इनरोलमेंट नंबर में कहीं कोई गलती किसी अंक की तो नहीं की है। इसको सुधारने के लिए ही मैं सबको ये सजेस्ट करती हूँ कि आप अपना आई कार्ड का जेरॉक्स उस सेकंड पेज में जरूर लगाइए। जैसे फर्स्ट पहला पेज, उसके बाद दूसरा पेज जो है वो उसमें आपका आई कार्ड होगा, और तीसरा पेज जो होगा वो होगा आपका वो क्वेश्चन जो आपने डाउनलोड किया है उस कोर्स कोड के लिए पर्टिकुलरली जिसका आप जमा कर रहे हैं, उसको उसमें अटैच कर देना है।
उसके बाद जो आपने जितने क्वेश्चन बनाए हैं असाइनमेंट में, उस क्वेश्चन पेपर पे आप वो टिक आउट करेंगे। आपने 1 2 जैसे आपको 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें से मात्र 5 बनाने हैं, तो आपने कौन से 5 क्वेश्चन जो है उसके रिस्पॉन्स लिखे हैं, उस 5 को उसमें टिक कर दीजिए, ताकि एग्जामिनर जो है वो कॉपी चेक करने के पहले वो माइंड मेकअप कर लेता है कि ये क्वेश्चन इन्होंने सॉल्व किए हैं और उसके ही जवाब हमको चेक करने हैं। तो ये भी एक सहूलियत होती है और अच्छा इंप्रेशन जाता है आपके एग्जामिनर के पास। तो आप क्वेश्चन जरूर जो लिखते हैं वो सीधे आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2 ऐसे ना लिखें, क्वेश्चन जरूर उसके ऊपर में राइट डाउन करें, या तो किसी और पेन से लिखें, ब्लू और ब्लैक के साथ में बनाना शुरू करें। और जितना साफ लिखेंगे, जहां भी आपके बुलेट्स बनते हैं, जो पॉइंट्स जो मेन पॉइंट होते हैं, उसको अंडरलाइन करना नहीं भूलें या थोड़ा डार्क करके लिखना नहीं भूलें, ताकि वो साफ साफ नजर आएंगी। अभी इतना वक्त नहीं है कि असाइनमेंट के आंसर के बारे में बता सकूं कि किस तरीके से लिखना है, लेकिन अगर फिर कभी आप सब आएंगे तो मैं ऑनलाइन या कभी आपके काउंसलर होंगे जो आपके काउंसलिंग क्लासेस में जरूर बताएंगे कि किस तरीके से लिखना चाहिए, कोई भी आंसर किस का फॉर्मेट क्या होता है लिखने का, किस तरीके से इंट्रोडक्शन देना है उस क्वेश्चन का, उसके बाद कंटेंट पे कैसे आना है, और जो आंसर है वो एनालिटिकल होना चाहिए। यानी आप जो कुछ भी आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है, जो आप पढ़ाई करते हैं, अगर आप उसको बड़ी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं तो किसी भी तरीके से आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। यानी आपको टीचर को वो समझाने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। तो आप एनालिटिकल और कंसेप्चुअल होना चाहिए, जो कॉन्सेप्ट मांगा गया है, ना कि आप एक वर्ड देखे और आप क्वेश्चन का आंसर क्या दिया जाना है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, आप उससे रिलेटेड जो भी जितनी बातें जानते हैं वो सब लिख जाते हैं, तो ये सब मार्क्स जो है ना थोड़ा कट जाता है आपका। और उसमें अच्छे मार्क्स लाना इसलिए जरूरी है असाइनमेंट में, क्योंकि आपको बिल्कुल फ्रीली आप बहुत सारे रेफरेंस बुक के साथ, अपने गाइड के साथ, अपने टीचर के साथ, अपने दोस्तों के साथ मिलके फिर ये डिसाइड करते हैं कि हमको ये आंसर लिखना है, और उस आंसर को इतने अच्छे से लिखना चाहिए कि आपके वो जो थ्योरी के मार्क्स आएंगे, जो आप क्लासरूम में बैठ के एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के लिखते हैं, तो शायद वो उतना आप स्कोर नहीं कर पाते हैं जितना अच्छा आप असाइनमेंट में स्कोर करेंगे। क्योंकि आपके असाइनमेंट के जो अवार्ड आपको आते हैं, जो मार्क्स मिलते हैं, उसका आपको एक परसेंटेज जो है ना वो आपके फाइनल ग्रेड को इम्प्रूव करता है। ये डिपेंड करता है, प्रोग्राम टू प्रोग्राम हमेशा वेरी करता है। 25 to 30% मार्क्स जो है ना आपके असाइनमेंट के, वो आपके फाइनल ग्रेड कार्ड में आपके थ्योरी पेपर के साथ में उसको जोड़ दिया जाता है, तभी वो फाइनल आपका मार्क्स माना जाता है। जितने अच्छे मार्क्स आप असाइनमेंट में स्कोर करेंगे, उतना ही बेहतर आपका फाइनल ग्रेड होगा। इसको आप ध्यान से बनाएंगे और खूबसूरती से बनाएंगे, ताकि वो हमेशा इम्प्रेसिव हो और अच्छे नंबर आपके आप स्कोर कर सके। आप जब एक बार आंसर बना लेते हैं तो या तो फिर आप उसकी जेरोक्स करके रख लें, या फिर 2 कॉपी में उसको बनाएं। 2 कॉपी में बनाने से एक फायदा ये होता है कि एक तो आपने सबमिट कर दिया, अगर आपने वो रिटर्न नहीं लिया तो आपके पास में कम से कम उतने आंसर्स तैयार होते हैं जो फाइनली टर्म एंड एग्जामिनेशन से पहले आप उनको रिवाइज कर सकते हैं। जो पढ़ाई आपने असाइनमेंट लिखने के दौरान की थी वो कम से कम आपके पास रहेंगी, जो आपको हेल्प करेंगी तैयारी में। और दूसरा कि अगर खो जाता है, बाय द वे आप यहाँ जमा करते हैं, हमारे पास से कहीं और जाता है, अगर वहाँ किसी वजह से वो नहीं मिल पा रहा है, तो आप दोबारा उसको जमा करके फिर से उसका इवैल्यूएशन करवा सकते हैं। ये रेयरली होता है, पर अपने सुविधा के लिए आपको जरूर रखना चाहिए। ऐसा कोई भी प्रोविजन इग्नू नहीं देती है कि अगर आपने एक बार असाइनमेंट जमा किया और उसमें आपके सिर्फ 30-40 नंबर जो पास मार्क्स है, बस आप उतना ही स्कोर कर पाए हैं, तो आप उसका री इवैल्यूएशन करवाएंगे, जैसा कि थ्योरी पेपर में दिया जाता है। असाइनमेंट में ये नहीं होता है, और दोबारा आपके इसमें इम्प्रूवमेंट भी आप नहीं दे सकते। जैसे थ्योरी पेपर में आप अगर फर्स्ट डिवीजन के मार्क्स नहीं लाते हैं, 2% के लिए आपका सेकंड डिवीजन या फर्स्ट डिवीजन छूट रहा है, तो आप उन पेपर्स के लिए रिक्वेस्ट डाल के फिर से आप इम्प्रूवमेंट देते हैं। लेकिन असाइनमेंट में अगर आपके मार्क्स कम आ जाएंगे तो ना आप इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं, ना आप रीवैल्यूएशन के लिए क्लेम कर सकते हैं। तो आपका बेहतर जो एक्टिविटी है वो जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा होगा। ये सेम चीज लागू होता है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में भी और प्रोजेक्ट में भी। इसके री इवैल्यूएशन की कोई संभावना नहीं है, इसलिए पूरे ध्यान से इसको करना है। असाइनमेंट लिखने के बाद आप टर्म एंड एग्जामिनेशन की ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, जहां आपका वो सारा पोर्टल मौजूद है,
जहाँ लिंक आपको हम प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे टर्म एंड एग्जामिनेशन, जिस टर्म एंड में आप एग्जाम देंगे उसका वो सेशन जरूर लिखा होता है, TEE दिसंबर, और अभी जो आने वाला है उसमें वहाँ पे लिखा होगा दिसंबर 2022 की टर्म एंड एग्जामिनेशन जो दिसंबर में होगी, उसके लिंक पे ही ऊपर में क्लियरली मेंशन होता है कि ये लिंक किस सेशन के लिए है। आप उसको क्लिक करते हैं और ऑनलाइन उस फॉर्म को भरते हैं। आपके सेमेस्टर में जितने भी थ्योरी पेपर है या फिर आपके प्रैक्टिकल पेपर है, उनको आप उसमें जिस तरीके से क्लिक करेंगे उतने ही कोर्स कोड के लिए आपको जो प्रेस्क्राइब जो उसमें मांगा जाता है, जितना अमाउंट वो पेमेंट करते हैं फी उसकी, अगर 200 रुपए है तो 200 रुपए पर पेपर डाल के आप उसको पेमेंट करते हैं। ऑनलाइन पेमेंट का जो आप अभी एडमिशन में जो मोड था आपका सेम मोड रहेगा, और उस तरीके से आप अपना पूरा फॉर्म भर के एक बार वेरीफाई करके उसको सबमिट कर देते हैं। उसके बाद आपको एक हॉल टिकट 10-15 दिन पहले एग्जामिनेशन के इशू करती है यूनिवर्सिटी, जो फिर आपको उसी वेबसाइट पे मिलेगी जहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। टर्म एंड एग्जामिनेशन देने वाले की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, यानी अगर आप अभी सेमेस्टर वाले सिस्टम में अगर आप हैं तो आप जुलाई सेशन के लिए एडमिशन लिया तो आप दिसंबर टर्म एंड की एग्जामिनेशन भर सकते हैं 22 में। अगर आपने री रजिस्ट्रेशन करवाना भूल से छोड़ दिया, आपने नहीं करवाया टाइम पे, तो क्या होता है कभी कभी आप लोग सेशन बचाने के लिए प्री एग्जामिनेशन देना चाहते हैं कि एक साथ हमने वो अभी फर्स्ट ईयर के कोर्स बचे हुए थे और सेकेंड ईयर में 6 महीने बाद आपने लिया है, री रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो कंफ्यूजन में कि हम अगर साथ साथ ही एग्जाम दे पाएंगे क्योंकि मैंने ईयर तो कंप्लीट कर लिया है। तो ऐसा नहीं होता है। जब आप री रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उस सेशन से कम 6 मंथ्स आपके पूरे होंगे तभी आप एलिजिबल होंगे। और दूसरा कि आप जब रजिस्टर्ड हो जाते हैं उसके बाद चाहे वो जितना लंबा भी टाइम हो जाए, जो आपकी मैक्सिमम वैलिडिटी के अंदर में आप फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जामिनेशन को भी आप लास्ट सेमेस्टर के साथ दे सकते हैं, ये फ्रीडम है आपको। लेकिन कभी भी आपके जो 6 महीने का वो पीरियड है वो पूरा नहीं करेंगे अगर, तो फिर आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा, उसमें आपके हॉल टिकट नहीं होंगे या फिर फॉर्म आपका एक्सेप्ट नहीं होता है। इस पर भी ध्यान देना है कि आपको टाइमली री रजिस्ट्रेशन अपना कराना है, बशर्ते आप असाइनमेंट ना जमा करें, आप एग्जामिनेशन ना दें, लेकिन री रजिस्ट्रेशन आप अपने टाइम पे जरूर करेंगे। ये आपकी एलिजिबिलिटी पर इफेक्ट डालता है। अब मिनिमम टाइम जो है वो तो सही है, मिनिमम टाइम 2 साल है। मैक्सिमम टाइम के लिए मैंने 4 साल आपको बताया था। 4 साल में फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर जिसमें आप या तो एग्जामिनेशन नहीं देते हैं या फिर कम मार्क्स आता है आपका, आप फेल माने जाते हैं, तो उसको आप बार बार एग्जाम देके तब तक कंप्लीट कर सकते हैं जब तक कि आपकी मैक्सिमम वैलिडिटी आपको दी गई है। 4 साल के अंदर में आप उस पेपर को क्लियर कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद फिर आपको कोई ऑप्शन अभी फिलहाल नहीं मिलने वाला है। टर्म एंड एग्जामिनेशन में फिर आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका आई कार्ड है वो हॉल टिकट के साथ आपको एग्जामिनेशन सेंटर जो आपने ऑप्ट किया है उस एग्जामिनेशन सेंटर पे जाने के पहले आपको अपना सब कुछ लेके और तभी जाना है। साथ में कोई अनफेयर मीन्स नहीं ले जाना है। अगर आप इस तरीके से पकड़े जाएंगे तो फिर यूएफएम बुक हो जाता है। अनफेयर मीन्स उसको बोलते हैं। अगर आप एक बार बुक हो जाते हैं तो आपको एग्जामिनेशन देने से यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है कि कितनी बड़ी गलती आपने की है, उसके हिसाब से 6 महीना, 1 साल, 2 साल आप पर वो डिबार कर देते हैं आपको एग्जाम देने से, तो उसका भी ख्याल रखना है आपको। अब टर्म एंड एग्जामिनेशन जो है 2 बार एग्जाम हम जून और दिसंबर के महीने में लेते हैं, और हर जून और हर दिसंबर में जब भी आपका कोई डेट शीट आता है उसको एग्जामिनेशन से पहले जरूर देख के फिर उसका आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। और ये भरने के साथ ही आप कहीं भी हो, देश के किसी भी कोने में हो, आप एग्जामिनेशन पटना में एडमिशन लिया है तो पटना में ही एग्जाम देंगे, ऐसा भी नहीं है। ये थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ी नहीं, ये बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप जब चाहें जहां चाहें वहां एग्जामिनेशन के लिए आप अपना सेंटर ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपको मालूम है कि अगले 6 महीने बाद आपको बेंगलोर में रहना है तो बेंगलोर रीजनल सेंटर का जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो आप ऑप्ट करेंगे और आपके हॉल टिकट पे वही एड्रेस मेंशन होगा और आप वहां जाकर एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपको बीच में पढ़ाई करते समय आपका कहीं जॉब हो जाता है या आपके फादर के जॉब में कहीं ट्रांसफर हो जाता है तो कुछ फैसिलिटीज जो हम लर्नर को प्रोवाइड करते हैं वो है ट्रांसफर की, या आप अपने सिर्फ एक एप्लीकेशन डालते हैं आप अपने रीजनल सेंटर में, और जिस रीजनल सेंटर में आप जाना चाहते हैं वहां से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना पड़ता है, इसलिए कि इस प्रोग्राम में
प्रैक्टिकल कोर्सेज इंक्लूडेड हैं। तो आपको एनओसी आप दूसरा रीजनल सेंटर जहां आप जाना चाहते हैं वहां से लेके आएंगे और एक दिन में आपका फिर रीजनल सेंटर ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर आप यहाँ तो सिर्फ 500 आपका स्टडी सेंटर है, 2-4 स्टडी सेंटर होने के केस में अगर आपके घर के पास में या आपको लगता है कि वो ज्यादा सुविधाजनक है तो उस हिसाब से आप एलएससी भी अपना चेंज करवाते हैं। अभी पटना में तो कोई चेंज की संभावना नहीं है, लेकिन दोनों ही सेंटर, रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर, कभी भी आप निःशुल्क, कोई भी फीस नहीं लगती है और आप जब चाहें चेंज करवाते हैं। अगर कोई एग्जामिनेशन कहीं भी देना चाहता है और लेकिन पहले एक जगह जहाँ पे ऑप्ट कर लिया है वहां पे वो नहीं पहुंच पा रहा है किसी कारण से, फिर वो चेंज हो जाता है, तो भी एक संभावना ऐसी होती है कि जहां आप जाना चाहते हैं उस एग्जामिनेशन सेंटर के रीजनल डायरेक्टर को आप एक एप्लीकेशन देके और आप अपना एग्जाम सेंटर, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है क्योंकि क्वेश्चन हर जगह उपलब्ध होगी ये ऐसा नहीं हो सकता है, तो आप परमिशन लेके भी अपने पूरे देश में कहीं भी जाके आप एग्जाम दे सकते हैं। अगर कोई बहुत ऐसा जेन्युइन रीजन होगा तो आपको अलाउ कर दिया जाता है। इसके साथ ही आपको मैंने बताया था कि करेक्शन ऑफ ईमेल, मोबाइल नंबर, नेम, इसके लिए आप एप्लीकेशन लिखेंगे तो ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट आपका चेंज कर दिया जाएगा। अब ये कुछ ऐसे सोशल मीडिया है जिस प्लेटफॉर्म के बारे में भी मैं बात कर रही थी, जिसके लिंक मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगी। जिसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं वहां पे। इन सारी जगहों पे आज के डेट में आपका वो जो कुछ भी शेड्यूल या इंडक्शन मीटिंग से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन हमने आप सबको दिए हैं वो सभी यहाँ पे भी मिलेंगे। तो अगर आप किसी कारण से नहीं देख पाते हैं या फिर सभी प्रोग्राम्स के ग्रुप नहीं बन पाते हैं तो ऐसे केसेस में आप सब जितने भी आप अपने दोस्त को भी बता सकते हैं कि आप इन सोशल मीडिया के माध्यम से आप सारे इंफॉर्मेशन, सारे अपडेट्स जो हमारे यूनिवर्सिटी के आपने रीजनल सेंटर की है वो आप यहाँ जाकर भी ले सकते हैं। तो आप सभी के पास फेसबुक अकाउंट होता है, आप फेसबुक पेज पे जाएंगे, ट्विटर पे जाएंगे, सबको फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हम जो भी वीडियोस डालते हैं वो जो आपके जो प्रोफेसर दे रहे होंगे लेक्चर या फिर हम अपने रीजनल सेंटर की तरफ से कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं वो सारे वीडियोस जो हमारे यूट्यूब चैनल पे भी होते हैं, इंस्टाग्राम पे भी वो इन्फॉर्मेशन होता है। तो जिस भी जगह पे आप जाएंगे हर जगह हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो उपलब्ध होगी। अभी जितनी भी बातें मैंने बताई हैं ये सब मैंने अपनी तरफ से बताई है। ऐसे बताने के लिए तो मैं बहुत देर तक और भी बहुत कुछ बता सकती हूँ, पर मेरे हिसाब से ये बहुत इम्पोर्टेंट था जो अभी आपको मैंने बताया। और आपके प्रोग्राम से रिलेटेड मैं बहुत सारी चीजें नहीं जानती हूँ, मैंने एमसीए बीसीए नहीं किया है, तो ये सारे डाउट्स आपके काउंसलिंग के दौरान ही कर पाएंगे। तो अभी मैं इस इंडक्शन प्रोग्राम से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन आपके प्रोग्राम के बारे में थी, मेरी यूनिवर्सिटी के बारे में थी, वो सारी मैंने दे दी है। अब मैं सिर्फ आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जो 10 मिनट का समय मैं दूंगी उस सेशन में एक बार अपनी प्रेजेंटेशन को ऑफ करती हूँ।